जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को एक नए चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं जो अक्षांश है। यह परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो इससे रिलेट कभी ना कभी कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आप लोग सबसे पहले इसके बारे में समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पृथ्वी के बारे में समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की आकृति एक जियोड के आकार होती है। जियोड कहने का संबंध इससे होता है कि यानी जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ होगी, मतलब पूरे समतल पृथ्वी का एक जैसा नहीं होगा। जैसे हम आप लोग खुद देखते हैं कि कहीं पृथ्वी पर पहाड़ है, कहीं नदी है। इस तरह से पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, जियोड। लेकिन भूगोलवेताओं ने इन्हें एक तरह से गोल मान लिया गया है। तो देखिए इधर, ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, ये पृथ्वी का देखिए इधर तल है। ये पृथ्वी का तल है, इसे पृथ्वी का तल कहते हैं। और ये देखिए पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष। और आप लोग ये जानते भी हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, तो इस तरह से देखिए इधर, ये पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो देखिए इधर, तो ये अक्ष है कि नहीं, तो अक्ष पर कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और ये तल, तो ये कहलाता है अक्ष। तो अक्ष से 23.5 डिग्री, और तल से, तो ये कहलाते हैं तल, और ये तल से कहलाएंगे। बताइए टोटल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर ये 23.5 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है और तल से 66.5 डिग्री। इतना समझ गए। अब आइए, अब आप आगे और कुछ देखिए। देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी का मान लीजिए कि ये केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनाने वाली रेखा होती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी, ये देखिए इधर, ये पृथ्वी का बीचों बीच से जो जाने वाली रेखा होती है, इसी को हम कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री। यहाँ केंद्र से मान लीजिए पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी के केंद्र से अगर कोई 1 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ मान लीजिए 1 डिग्री, इस तरह से बताइए। फिर इधर बनाएगा तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस तरह से बनाते बनाते बताइए यहाँ पर एक 90 डिग्री तक आएगा कि नहीं, 90 डिग्री तक। अर्थात बताइए 90 डिग्री तक अगर कोण बनाएगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं। अर्थात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से ऊपर में 90 रेखा और नीचे में भी कितने रेखाएं, 90 रेखाएं। अब बताइए, तो ऊपर में 90 और नीचे में 90। यहाँ पर देखिए इधर, तो नीचे में भी इस तरह से 90 रेखाएं। तो फिर ये देखिए इधर, तो ऊपर में 90 हो जाएंगे और नीचे में 90। तो 90 90 180, और ये एक हो जाएगा, तो 181। अर्थात पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या टोटल 181 हो जाएंगे। एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश, और एक ये हो जाएगा 0 डिग्री वाला। तो आप टोटल कितना कर सकते हैं, 181। अर्थात अक्षांशों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 181। अगर आप फिर यहाँ पर आप फिर से समझिए। देखिए इधर, यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। 1 डिग्री का तो यहाँ पर कोण बन रहा है, 1 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। लेकिन 1 डिग्री के कोण बनाने में यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय की जा रही है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय की जा रही है कि नहीं। तो प्रत्येक डिग्री आगे बढ़ने पर कुछ ना कुछ दूरी तय की जाती है। तो ये देखिए इधर, तो प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर, तो 1 डिग्री बढ़ने पर जो इतना दूरी तय किया जाता है वह दूरी होता है 111 किलोमीटर। वह दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर। अर्थात अगर आप 1 डिग्री बढ़ेंगे, अगर 1 डिग्री बढ़ते हैं
तो 111 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। और ये देखिए इधर दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन, या जोन कह सकते हैं, या इसे हिंदी में कह दीजिए कटिबंध। क्या कह सकते हैं? कटिबंध। क्या कह सकते हैं? कटिबंध। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। अर्थात 1 डिग्री बढ़ने पर अक्षांश पर, पृथ्वी पर अगर 1 डिग्री अक्षांश बढ़ेंगे तो 111 किलोमीटर का अंतर आएगा। और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। इतना समझ गए? बताइए, पृथ्वी पर टोटल अक्षांशों की संख्या कितना? 90 ऊपर, 90 नीचे और बीच में एक, अर्थात टोटल कितना? 181। चलिए अब आगे देखिए, इसी चीज़ को हम फिर से आप एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। अगर इसको आप फिगरली देखिएगा तो कभी भी फिगर में देखिएगा, इसका फिगर इस तरह से बना रहता है। ये हो जाएंगे, इसका देखिए इधर बीच का जो रेखा है, पृथ्वी के बीच से जाने वाली रेखा, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अर्थात इस 0 डिग्री अक्षांश को, क्योंकि ये पृथ्वी को बीचों बीच से बांट रही है, इसीलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अर्थात भूमि को बीच से बांटने वाली रेखा, अर्थात इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। इसे और एक नाम कह सकते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा। अब देखिए इधर, यहाँ से देखिए इधर इसका अक्षांश, ये इस तरह से हम आपको एक फॉर्म बता रहे हैं कि अक्षांश पृथ्वी पर इस तरह से खींची गई है। ये देखिए अक्षांश कहलाते हैं कि नहीं? तो ये देखिए इधर, ये अक्षांश है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र, इस बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन, या इसे कहिएगा हिंदी में तो कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं, जिसकी दूरी आपको पता है कि 111 किलोमीटर होती है। देखिए इधर, ये पृथ्वी पर तो रेखाएं खींची गई हैं, तो पृथ्वी तो गोल है, और किसी भी गोल आकृति पर जब भी रेखाएं आप खींचेगा तो वो हमेशा टेढ़ी खींचाएगी, ना कि सीधी खींचाएगी। अगर आपको इसको देखना है तो आप एक ग्लोब लीजिए, उस पर इस इंक मार्कर को रख के घुमा कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा खुद कि वह टेढ़ी रेखाएं खींची जा रही है। क्या बताइए, ये सभी रेखाएं, ये अक्षांश, ये सभी रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर होंगे या नहीं? ये एक दूसरे के, प्रत्येक एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर। तो अक्षांश जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। ये आप कह सकते हैं ना कि पृथ्वी पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। पृथ्वी पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। तो जब भी अक्षांश खींचा होगा तो इसी तरह टेढ़ा खींचा जाएगा ना, टेढ़े रूप से दर्शाया जाएगा, और ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर इस फिगर में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो बताइए, इस तरह से हम कर देते हैं, यहाँ पर ये 0 डिग्री, और इस तरह से हम खींच दें, क्या बताइए, आप इसे अक्षांश कहेंगे? आप इसे अक्षांश नहीं कह सकते, क्योंकि अक्षांश जब भी खिंचाएगा ये तो टेढ़ी रेखाएं खिंचाएगी, इसीलिए अक्षांश नहीं हो सकता है। चलिए इतना आप समझ गए हैं, इसको हम मिटाते हैं और आगे फिर हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोग को बताते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे अक्षांश से संबंधित। अब देखिए, ये देखिए पृथ्वी हो जाएंगे, इसके बीच का, पृथ्वी के इसके बीच से कुछ जाने वाली रेखा, इसको तो आप समझ ही चुके हैं, यह 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बताइए, इसका जो पहला रेखा होगा यह 23.5 डिग्री, और इधर भी हो जाएगा यह 23.5 डिग्री। ये देखिए इधर विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। इस तरह से इसे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री यह इसे दक्षिणी ना, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कर देंगे कि नहीं। यही बताइए, यही जो रेखा दर्शा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसके बाद देखिए अगला जो होता है ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि नहीं उत्तरी गोलार्ध, ये भी उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर देखिए ये भी 66.5 डिग्री और ये भी उत्तरी गोलार्ध कहलाएंगे कि नहीं। ये इस कोण पर पृथ्वी अपने तल से झुकी हुई है। इस तरह से देखिए इधर आप पृथ्वी पर बताइए इस तरह से कि पृथ्वी को ये जो रेखा है पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कटिबंध। इस तरह देखिए इधर पहला जो होगा ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इस बीच में बताइए जो विषुवत रेखा के, अब देखिए इधर यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए अब ये पृथ्वी है, सूर्य का जो निवास स्थान है, मान लीजिए ये सूरज है, सूरज बताइए सूर्य जो है यहाँ से यहीं तक जा सकता है, ये नहीं कि इससे आगे भाग जाएगा, अर्थात 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक आएगा, इतना ही इसी के बीच में रह सकता है। इसका मतलब देखिए इधर सूरज जब यहाँ रहेगा यहाँ से इधर भी रोशनी देगा, यहाँ से इधर भी देगा, और जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे तो यहाँ से इधर भी देखेगा, यहाँ से इधर भी देखेगा। इसका मतलब ई वाला जो क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र में हमेशा सूरज की रोशनी मिलती रहेगी कि नहीं, इसीलिए बताइए यहाँ पर हमेशा सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ता रहेगा। तो गर्म होने के कारण गर्म को कहते हैं उष्ण, गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इसके बाद देखिए इधर जब सूरज यहाँ रहेगा ना, यहाँ रहेगा तो इधर भी गर्मी आएगा, और इधर जब यहाँ रहेगी तो यहाँ भी गर्मी पड़ेगी ना, और लेकिन जब सूरज यहाँ से यहाँ चलाएगा तब यहाँ पर गर्मी पड़ेगा, यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। इसका मतलब यह जो क्षेत्र होता है इसमें जब यहाँ पर सूरज रहता है तो गर्मी, और जब यहाँ से चल आएगा तो ठंडी, अर्थात ठंडा और गर्म दोनों होता है, इसलिए ठंड और गर्म मिलाकर इसे कहा जाता है शीतोष्ण। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसे कौन सा कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा कि नहीं, जब यहाँ पर सूर्य रहेगी तो इधर तो गर्मी दे ही रहा है, यहाँ पर भी सूरज की रोशनी आएगी कि नहीं, तो सूरज की रोशनी यहाँ पर आएगी तो उस समय तो गर्मी रहेगी। लेकिन फिर जब यहाँ से सूरज धीरे 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 यहाँ पर चलाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ठंडी। इसका मतलब इस भी क्षेत्र में ठंडा और गर्म दोनों है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और बताइए यहाँ के बाद यहाँ पर तो रोशनी, और इस क्षेत्र में सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ेगी, और इधर भी इस क्षेत्र में सूरज की रोशनी बहुत ही कम पड़ेगी। इसका मतलब इन दोनों क्षेत्र में हमेशा ठंड रहेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। इसीलिए इसे कौन सा कटिबंध कहेंगे, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इधर भी क्या कह देंगे, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कह देंगे। इस तरह से अगर आप देखिए तो पृथ्वी पर जो कटिबंध है, पृथ्वी पर कितने पृथ्वी को कुल कितने कटिबंध बांट दिया गया है, आप देखिएगा टोटल एक, यहाँ पर देखिए 1 2 3, फिर देखिए 2 1। इसका मतलब टोटल पृथ्वी पर 3 ही कटिबंध हैं। ये देखिए शीत कटिबंध इधर, ये भी इधर है, तो 1 2 3 2 1, तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। फिर भी इधर भी देखिए शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ये 3 कटिबंध हो जाएंगे पृथ्वी पर टोटल। आप इसके बारे में पहले समझ गए कि नहीं, तो देखिए इधर तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंध, यानी इस क्षेत्र में गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी, सूर्य की रोशनी इसमें हमेशा आएगी, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध। इसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी
क्या कहते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस कटिबंध को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कह देंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और बाद वाले भाग को शीत कटिबंध। इतने हो जाएंगे कि नहीं? अब समझिए, बताइए सूरज जब यहाँ से चलेगा ना, सूरज जब यहाँ से चलेगा यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बताइए टोटल कितने कटिबंध हो गए? 3 कटिबंध हो गए कि नहीं? तो 3 कटिबंध में सूरज, बताइए तो 3 कटिबंध में सूरज जाएगा कि नहीं? इसका मतलब बताइए तो टोटल कितना महीना होता है? टोटल 12 महीना होता है। और टोटल 12 महीना होता है तो टोटल 12 महीना में बताइए 3 कटिबंध हो जाएंगे कि नहीं? तो 3 चौक 12। इसका मतलब सूर्य जो है टोटली 4 महीना एक कटिबंध में रहेगा। 4 महीना कब रहेगा? एक कटिबंध में रहेगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए इधर शीत कटिबंध, यहाँ पर देखिए इधर तो सूरज, बताइए शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर रहता है सूरज। यहाँ पर पहले रहता है दिसंबर में। कब रहता है? दिसंबर में। दिसंबर से 4 महीना जोड़ लीजिए, दिसंबर। तो बताइए यहाँ पर जब सूरज था, सूरज जब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कब रहेगा? 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, दिसंबर में। दिसंबर से बताइए इस कटिबंध से डायरेक्ट यहाँ से कहाँ चल जाएगा? यहाँ तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बीच में विषुवत रेखा भी तो है, इसको डायरेक्ट हेल करना जाएगा। यहाँ पर रहेगा कि नहीं? तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप मार्च में आइए, यहाँ पर जब मार्च में आइएगा तो मार्च में यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मार्च। अब मार्च के बाद फिर देखिए 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पर फिर कब आ जाएगा? यहाँ पर जून में आ जाएगा। फिर देखिए जून से यहाँ चलेगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर यहाँ पर देखिए 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर फिर आ जाएगा सितंबर में। और फिर सितंबर से देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आ गया दिसंबर में कि नहीं? इस तरह से सूर्य का चक्कर इसी दोनों कटिबंध के बीच में लगा रहता है, हमेशा इसी कटिबंध के बीच में घूमता रहेगा। मान लीजिए यहाँ था तो फिर आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से चलते रहेगा कि नहीं? सूरज जब चलते रहेगा तो अब बताइए दिसंबर में तो कितना दिसंबर को? तो 22 दिसंबर को। यहाँ पर कब रहता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की यहाँ रहेगा तो फिर आ जाएगा 22 मार्च की यहाँ पर, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर 22 मार्च को आ जाएगा फिर विषुवत रेखा पर। फिर चल जाएगा 21 जून को 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात इसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहा जाता है मकर रेखा। इसे कौन सी रेखा? कर्क रेखा और मकर रेखा। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, वहीं 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो इधर से जब लौटेगा 21 जून के बाद फिर आएगा तब यहाँ पर कौन दिन? 23 सितंबर को। कब आ जाएगा? 23 सितंबर को। तो इस तरह से बताइए सूरज का चक्कर इसी तरह से चलते रहता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बताइए जब ये दिसंबर में रहेगा, तो दिसंबर में जब रहेगा तो भारत, अपन और भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं? तो देखिए इधर तो भारत अपन और है उत्तरी गोलार्ध में। तो मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए अपन भारत स्थित है, यहाँ पर अपन भारत स्थित है। देखिए इधर यहाँ पर अपना भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। तो सूरज जब देखिए यहाँ से यहाँ पर जब 22 दिसंबर को, दिसंबर में जब यहाँ रहेगा तो आप देखिए इधर दिसंबर में जब यहाँ रहेगा तो यहाँ से सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी भारत पर, जिसके कारण यहाँ पर तिरछा रोशनी पड़ने के कारण भारत में गर्मी, ठंडा का मौसम आ जाएगा कि नहीं? और ठंड होने के कारण सूरज की धूप में रोशनी उतनी, गर्मी उतनी रहेगी नहीं, जिसके कारण भारत में ठंडा आ जाता है। लेकिन इधर का एरिया गर्म रहेगा कि नहीं? वहीं अगर विषुवत रेखा पर चल जाएगा तो इधर भी भारत में गर्मी रहेगा ना, इधर भी रहेगा। तो विषुवत रेखा पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रह जाएगी। लेकिन जब आ जाएगा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जब सूर्य चला है तो यहाँ पर देखिए भारत में उस टाइम में क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए भारत में जब सूर्य
भारत क्या कहते हैं, जब सूरज कर्क रेखा पर चलाएगी तो भारत में सर्वाधिक गर्मी। तो बताइए गर्मी कब पड़ता है भयंकर, जून में पड़ता है। इसीलिए सूरज कब आता है भारत पर, जून में आता है, कर्क रेखा पर चलाता है भारत के सामने, इसीलिए भारत में गर्मी सर्वाधिक पड़ जाता है। अब देखिए इधर, अब यहाँ पर समझिए, तो जून में जब आता है यहाँ पर जून में, तो बताइए भारत में सबसे लंबा दिन कब किस दिन होगा। तो भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होगा, क्योंकि जून में आ रहा है भारत की ओर कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा भारत की ओर से गुजरती, इसीलिए सबसे लंबा दिन कब होगा बताइए भारत के लिए, 21 जून को। वहीं अगर आप देखिए दिसंबर में यहाँ पर चलाता है कि नहीं, दिसंबर में यहाँ पर आने पर 22 दिसंबर को, तो भारत के लिए बताइए यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचेगी कि नहीं, इसीलिए बताइए तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। याद रखिएगा, ये सब पूछता है बराबर क्वेश्चन कि बताइए भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, क्योंकि 21 जून को एक और पर्व मनाया जाता है, विश्व योग दिवस कहते हैं। उसी दिन क्या मनाते हैं, विश्व योग दिवस, 21 जून को ही। लेकिन पूछेगा पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 22 मार्च और 23 सितंबर। ये 22 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इवन कि भारत में भी पूछेगा तो भारत में भी हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताइए सूरज की स्थिति को देखकर आप ठंडी गर्मी कब दिन होगा कब रात होगा पता चलेगा कि नहीं। देखिए इधर जब यहाँ पर रहेगा तो धीरे धीरे सूरज जब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो बताइए भारत का दिन बड़ा होगा कि नहीं। इसीलिए इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं, जो अपना 25 दिसंबर को लगभग मनाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे जब दिन सूरज इधर चढ़ना शुरू हो गया तो भारत का दिन धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया ना, इसीलिए बड़ा दिन। इसका मतलब समझ गए कि नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कितना, 21 जून को। वही अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ आ गए तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन दिन, 22 दिसंबर को। इतना समझ रहे हैं कि नहीं। इतना देखिए, अगर आप याद रखिएगा तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा इधर आप समझिए, अगर एक चीज़ की देखिए कि अगर आप दिल्ली से 21 जून को आप दिल्ली से यात्रा कर रहे, कहाँ, इधर का देश, इधर देखिए इधर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ऑस्ट्रेलिया चलाता है। इसका मतलब बताइए जब अपना यहाँ ठंडी गर्मी होते रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में कौन चीज़, ठंडी। और जब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगा तो अपना इधर गर्मी पड़ेगा कि नहीं। अगर बताइए अगर कोई व्यक्ति 21 जून को भारत से यात्रा करता है ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत में बताइए हवाई जहाज़ बैठेगा तो कुछ पिन के तो बैठेगा, नॉर्मली शर्ट उट में चल देगा। लेकिन बताइए जब वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा तो उसको एकदम जैकेट उकेट और हुमच के पहनना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा ठंडी मार देगा जी। लेकिन वही आदमी उसी तरह देखिएगा यही दिसंबर में 22 दिसंबर को जब सूरज यहाँ रहेगा एक ही कर्क रेखा पर, जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ तो पूरा जैकेट उकेटर पहन के चलेगा। लेकिन जब यहाँ भारत पहुँचेगा तो उसको सब जैकेटर खुला देगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में क्या पड़ रहा है, गर्मी। इस तरह से पूरे पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी का इसका निर्धारण सूर्य करता है। और सूर्य का एकदम प्रिय स्थान हो जाता है कर्क रेखा से मकर रेखा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। आप लोग इतना ही रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।